हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे दिसंबर मंथ का फिजिक्स का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं और इसके लिए व्यंजक आपको स्थापित करना है। तो देखिए बेसिकली पार्श्विक विस्थापन होता क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई गिलास की स्लैब है। अब ये कोई गिलास की स्लैब है तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि गिलास की एक तो थिकनेस होगी, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी थिकनेस टी है और ये जिस मटेरियल की बनी हुई है तो इसका ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि अपवर्तनांक है म्यू। अब इसमें हुआ क्या कि अब यहाँ से कोई एक रे हमारी आ रही है, तो ये हमारी रे जिस यानी पॉइंट पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये आपकी देखो फर्स्ट आप कह सकते हैं अपवर्तन सतह है और एक नीचे क्या है कि नीचे आपकी दूसरी अपवर्तन सतह है, तो दो बार यहाँ पे अपवर्तन होगा। तो फर्स्ट में जैसे कि यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो एक नॉर्मल यहाँ पे बनेगा अभिलंब, और अभिलंब के साथ जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा आई होगा। तो क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे अभिलंब तरफ झुकते हुए ये देखिए निकल गई ए बी की साइड से। अब जब ये ए बी के बाद गिलास से बाहर आएगी तो गिलास से बाहर आने की वजह से देखिए क्या होगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये फिर से क्या होगा अभिलंब से दूर हटेगी और दूर हटने के बाद ये निकल गई इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि अगर जो हमारी रे आपतित किरण थी वो जिस रास्ते से जा रही थी तो ये हमारी जो यानी कि अपवर्तित किरण भी है वो भी हमारी क्या होगी उसी रास्ते में ही जाएगी। कह सकते हैं आपस में ये दोनों समांतर होती हैं, पैरेलल। लेकिन बस हुआ क्या कि इनके बीच में यहाँ पे गैप आ जाएगा, तो ये जो हमारे दोनों के बीच की अभिलंबवत दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो इसी को यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि किसी कांच की सीट की दोनों सतहें क्या होती हैं आपस में समांतर होती हैं। जब प्रकाश की किरण कांच की स्लैब पर आपतित होती है तो यह दोनों अपवर्तक सतह से अपवर्तित होती है और अपवर्तन के पश्चात यह आपतित किरण के समांतर होती है, अर्थात कोई विचलन नहीं होता। अतः आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण के बीच की अभिलंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमको ये थिकनेस पता है, इसकी जो मोटाई है हमको पता टी है, तो आप पहले ट्रायंगल ले लीजिए ए बी और डी। ये आप यहाँ से ट्रायंगल लेंगे तो इसमें देखिए ये हमारा एंगल आपको पता है आर है, ये अपवर्तन कोण आर होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे अपवर्तन कोण आपको पता है आर, और ये ए से लेकर के डी तक की जो दूरी है ये आपकी थिकनेस है टी। तो हम यहाँ से ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी निकालने के लिए आप कॉस यहाँ पे यूज़ करिए कि कॉस आर इजकल टू ए डी अपॉन ए बी। अब यहाँ से अब ए बी निकालेंगे तो ए बी की वैल्यू आएगी टी सेक आर। ओके, और जैसे यहाँ से ए से लेकर के बी तक आपने यहाँ पे वैल्यू निकाला है, अब दूसरा हमको क्या करना है ए बी और सी, ये हमको ट्रायंगल ले लेना है। और ए बी सी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर से हमको इस बार क्या हो गया, ए बी पता चल चुका है क्योंकि आपने इसके पहले निकाला हुआ है, तो ए बी मालूम है आपको और ये एंगल आपको आई माइनस आर आपको पता है। तो यहाँ से हमको बी सी निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आपको साइन यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो जब साइन देखिए यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि साइन आई माइनस आर इजकल टू बी सी अपॉन ए बी। अब यहाँ से बी सी आप निकाल सकते हैं कि ए बी साइन आई माइनस आर। तो यहाँ से आप देखेंगे बी सी हमारा कितना आ रहा है टी सेक आर साइन आई माइनस आर, और ये जो बी सी है इसी को हम क्या कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, यानी कि लेटरल शिफ्ट, जो कि बी से लेकर के सी तक के डिस्टेंस है। तो आपको यही यहाँ पे एक करना है कि व्यंजक स्थापित करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये दो ट्रायंगल आपको लेने हैं। अब इसी के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड पार्ट ऐड किया गया है, कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो परिभाषा देनी है और क्रांतिक कोण तथा सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बीच में संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो इसमें आपको पता है कि जब भी हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई बाउंड्री है जो कि दो माध्यमों को अलग अलग करती है, तो उनमें से एक माध्यम हमारा सघन होता है, एक विरल होता है। तो अपवर्तन के केस में हमारी जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में भी आ सकती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी जा सकती है। लेकिन क्योंकि हमको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो प्रकाश की किरण होती है वो हमेशा क्या होगी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ ही आपको लेके जानी है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि सघन माध्यम से हम विरल माध्यम की तरफ जा रहे हैं, तो आपका जिस बाउंड्री पे जिस पॉइंट पे हमारी प्रकाश की किरण पड़ेगी आपतित होगी उसको हम क्या कहेंगे अभिलंब बिंदु। और यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल बनेगा, अभिलंब बनेगा, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं आई, यानी कि आपतन कोण। अब ये आपतन कोण डिपेंड करता है कि कितना है। अब देखिए ये अगर आपतन कोण हमारा क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है तो हमारी जो प्रकाश की किरण है ये उसी सघन माध्यम में वापस लौट आएगी।
तो ये देखिए नॉर्मल सी घटना कौन सी हो गई, इसको हम कहते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। अगर ये हमारी जो एंगल है आई, ये हमारा थीटा से छोटा है तो हमारी जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम में निकल जाएगी, वो हमारी नॉर्मल सी घटना हो गई अपवर्तन। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हमारा आई और थीटा दोनों इक्वल हो गए हैं, तो ऐसे केस में हमारी क्या होती है कि जो किरण होगी ना ही ये विरल माध्यम में जाएगी और ना ही वो सघन माध्यम में लौट के आएगी, बल्कि क्या होगा, बाउंड्री को टच करते हुए निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपवर्तन कोण हमारा 90 डिग्री होता है। तो आप ये भी केस ले सकते हैं और ये भी केस ले सकते हैं, लेकिन अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन बतानी है तो आप उसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यदि अभिलंब बिंदु पर बनने वाला आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में पुनः लौट आती है। इस घटना को हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। अब देखिए रिलेशन कैसे आपको निकालना है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अपवर्तन हो रहा है ना। यहाँ पे आपको अगर एंगल आई पे डिपेंड करा, अगर आई थीटा सी से छोटा होगा तो ये विरल माध्यम में लौट जाएगी, यानी कि वापस चली आएगी यहाँ पे। अदरवाइज अगर आई हमारा बड़ा है तो ये वापस परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम स्नेल का लॉ यहाँ लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे स्नेल के नियम के अनुसार आपको पता है कि जिस माध्यम पे हमारी जो किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक लेते हैं, यानी कि म्यू। अब सघन माध्यम का मैंने म्यू ले लिया है और विरल माध्यम को मैंने वायु यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, तो वायु का हमेशा अपवर्तनांक 1 होता है। अदरवाइज आप μ2 और μ1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला बड़ा आपको दिखाना है। तो मैंने कहा यहाँ पे म्यू होगा। उसके बाद ये देखिए एंगल कितना बना रहा है, आपतन कोण कितना है आई, तो यहाँ लिखेंगे म्यू साइन आई, ठीक है। अब इसके बाद इस तरफ का हमारा अपवर्तनांक कितना है, वायु के लिए 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने म्यू ए लिख दिया कि अपवर्तनांक, ठीक है, फॉर एयर। अब यहाँ साइन 90 लिखेंगे क्योंकि अपवर्तन कोण हमारा कितना हो रहा है 90। अब यहाँ पे दोनों क्योंकि 1 1 है, साइन 90 भी 1 होता है, अपवर्तनांक भी 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। और यहाँ पे म्यू साइन आई। अब क्योंकि आई आपका थीटा सी के इक्वल है तो यहाँ आप लिख सकते हो कि म्यू इक्वल टू साइन थीटा सी इक्वल टू 1, और साइन थीटा सी आप निकालेंगे तो 1/म्यू। तो अगर हम रिलेशन देखेंगे तो थीटा सी इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/म्यू। यही हमारा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में, यानी सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बीच में एक रिलेशन है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि कैसे यहाँ पे आपको समझाया भी मैंने कि किस तरीके से करना है और कैसे ये रिलेशन आपको बनाने हैं। तो इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप इसके नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करके बाकी के क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।